हेलो दोस्तों, आज की कहानी है वृद्धा आश्रम की यात्रा। आज मनोहर लाल जी के घर पर मेहमानों का तांता लगा हुआ है। हो भी क्यों ना, आज मनोहर जी, जिन्होंने लगातार 30 वर्षों तक सरकारी महकमे में अपनी सेवा दी थी, रिटायर होने जा रहे थे। इसी उपलक्ष्य में उनके घर पर रिटायरमेंट की पार्टी थी। सभी रिश्तेदार और करीबी दोस्तों को बुलाया था। अरे पतिदेव कहाँ गए? सुशीला जी बोली। आप यहाँ खड़े हैं, उधर सब मेहमान आपके बारे में पूछ रहे हैं और आप हैं कि अपनी ही सोच में गुम हैं। सुशीला जी ने मनोहर लाल जी के चेहरे पर पीड़ा की रेखाओं को तुरंत पढ़ लिया और पूछा, क्या हुआ? कुछ बात हो गई है क्या? इतना परेशान तो मैंने आपको पिछले 30 सालों में कभी नहीं देखा। सोच रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद का जीवन कैसा होगा। अब तो यह घर जहाँ जिंदगी के 30 साल बिताए थे वह भी खाली करना होगा। न जाने कितनी यादें जुड़ी थी इस घर के साथ। जीवन में न जाने कितने सुख दुख भरे पल जिए हमने इस मकान में। अब तो नज़र डालने पर ही मुझे पिछले दिनों की हंसते खिलखिलाते परिवार की आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं। मनोहर लाल जी ने उदासी भरे स्वर में कहा, अरे जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब बेटा बहू आपकी सेवा करेंगे और पोता पोती भी हमारा दिल लगाकर रखेंगे। दिन कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सुशीला जी बोली। मनोहर लाल जी के 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। उनका बड़ा बेटा रोहन और उसकी पत्नी मीनू है और दूसरा बेटा मोहन अविवाहित है। बेटी गीता की शादी एक संपन्न परिवार में करके सुशीला और मनोहर जी उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं। माँ पिताजी की बातें सुनकर बड़ा बेटा रोहन आया और बोला, पिताजी रिटायरमेंट में परेशान होने वाली क्या बात है? रिटायरमेंट के बाद आप लोग अपने बेटा बहू और पोती पोता के साथ रहेंगे, जो चीज़ चाहे करना। अब तो आपके ऐसे करने के दिन हैं। 2 बेटे हैं आपके। यही तो मैं इन्हें कितनी देर से कह रही हूँ, पर यह है कि बिना सिर पैर की चिंता लिए बैठे हैं। सुशीला जी अपने पति को समझाते हुए बोली। अभी यह बात चल ही रही थी कि छोटा बेटा मोहन अपने माता पिता जी के पास आया और बोला, पिताजी आज एक सरप्राइज़ मैं भी आपको देना चाहता हूँ आपकी रिटायरमेंट पर। अच्छा तो बताओ क्या सरप्राइज़ है? तुम्हें कोई और भी अच्छी नौकरी मिल गई है क्या? नहीं पिताजी, दरअसल मुझे एक लड़की पसंद है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, मोहन बोला। मनोहर लाल जी एकाएक चौंक गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। इतने में माँ सुशीला जी को उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो गई। पूछने लगी, कौन है, कहाँ रहती है, क्या नाम है? सवालों की झड़ी लगा दी सुशीला ने। अरे माँ सांस तो ले लो, सब बताता हूँ। अंजू नाम है उसका, मेरे साथ MBA करती थी। धीरे धीरे बोलचाल हुई और बोलचाल प्यार में कब तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। मनोहर लाल जी बेटे की बातों से बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे थे। फिर भी सुशीला का उत्साह देखते हुए उन्होंने अपने गुस्से को काबू में रखा। इतने में मोहन ने एक और तीर छोड़ा। माँ, लेकिन लड़की वालों की एक छोटी सी शर्त है। शर्त का नाम सुनकर सुशीला जी चौंक गई। शर्त? शादी करने में किस तरह की शर्त? माँ, दरअसल वो अंजू के माता पिता की शर्त ये है कि वो शादी तभी करेंगे जब मैं उनके यहाँ घर जमाई बनकर रहूँगा। सुशीला जी के पैरों के तले ज़मीन खिसक गए। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। ऐसा करके वो लड़की और उसके घर वाले तुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। समझने की कोशिश कर बेटा। सुशीला जी ने अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से दबाते हुए बोली। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। घर जमाई बनने में हर्ज ही क्या है? यह तो एक छोटी सी बात है। जब हम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते हैं
तो फिर हम यहाँ एक साथ रहें या वहाँ रहें, क्या फ़र्क पड़ता है? जीवन तो हमें जीना है। इतनी सी बात कहने की देर थी कि मनोहर लाल जी गुस्से से उठकर खड़े हो गए और मोहन के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। यह क्या छोटी सी शर्त लगती है तुझे नालायक? ये बता, हमारी परवरिश में कमी कहाँ रह गई थी कि जुम्मा 4 दिन हुए तुम्हें और उस लड़की को मिले हुए कि माँ बाप से भी बढ़कर हो गई वो? जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, जिस बाप की गोद में तुम खेले, आज उन्हीं को छोड़कर जा रहे हो? होने वाले सास ससुर क्या सगे माँ बाप से बढ़कर हो गए हैं तुम्हारे लिए? क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटे पर भी कोई हाथ उठाता है क्या? सुशीला जी ने मनोहर जी का हाथ पकड़ते हुए बोली, आप जो चाहे कहें, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ अंजू से ही, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो। कहते हुए मोहन घर से बाहर निकल गया। मनोहर लाल जी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। इतने खास दिन पर यह तोहफा दिया है मुझे मेरे बेटे ने। खैर, कुछ दिन और बीते और अब घर खाली करने का समय नज़दीक आ रहा था कि एक दिन मनोहर लाल जी के घर पर एक कुरियर आ गया जो बड़े बेटे रोहन के नाम पर था। खोलकर देखा तो उसमें से एक पत्र निकला। पत्र पढ़कर तो जैसे मनोहर लाल जी को दर्द का ठिकाना ही नहीं रहा। बिना पलक झपकाए वो पत्र की ओर देखते ही रह गए। क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या लिखा है पत्र में? अपने दुख और पीड़ा को दिल में दबाते हुए मनोहर लाल जी बोले, तुम्हारे बेटे की नौकरी लग गई है विदेश में। अब वो भी दूर चला जाएगा हम लोगों से, हमेशा हमेशा के लिए। सुशीला जी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। क्या? चलो अच्छा है, तरक्की की राह पर है हमारा मनोहर बेटा। सुशीला जी रूंधे हुए गले से मनोहर जी को दिलासा देते हुए बोली, अभी एक बेटे के द्वारा दिए गए घाव भी नहीं भरे थे। मनोहर लाल जी और सुशीला जी के इतने में बड़े बेटे की विदेश में नौकरी की बात जानकर दोनों अंदर से टूट चुके थे। मनोहर जी सोचते सोचते पिछली यादों में डूब गए। उन्होंने अपने तीनों बच्चों को अपनी ईमानदारी की नौकरी और मेहनत करते हुए पढ़ाया लिखाया था और इस काबिल बनाया था कि आज दोनों अच्छी कंपनी में उच्च पद पर कार्य करता हैं और बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो चुकी है। मोहन तो पहले ही इतने घाव दे चुका है हमें, पर बड़ा बेटा भी हमें छोड़कर चला जाएगा तो हम दिल में दर्द और पीड़ा लिए सुशीला जी बोली। उनकी आंखों के आंसू कपोलों तक आ गए। बेटा, तुझसे तो यह उम्मीद नहीं थी। एक पल के लिए भी हमारे बारे में नहीं सोचा तूने और बेसहारा होने की कगार पर खड़ा कर दिया हमें। मनोहर लाल जी मन ही मन सोचने लगे, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो ये घर भी हमसे कुछ दिनों में ले लिया जाएगा। सुशीला जी को चिंता सताने लगी। तुम चिंता क्यों करती हो सुशीला? मेरे रिटायरमेंट के पैसे आए हैं और फिर मेरी पेंशन भी तो आती है। हम दोनों का खर्च बड़े आराम से चल जाएगा। हमारी ज़रूरतें ही कितनी रह गई हैं। अब जहाँ तक रही ठिकाने की बात, वो इंतज़ाम किसी वृद्धा आश्रम में हो जाएगा। मनोहर जी सुशीला जी को दिलासा देकर बाहर निकल गए, मगर इस बीच उनकी भरी हुई आंखें सुशीला जी से छुप नहीं पाईं। उनके अंदर चलती उथल पुथल और उनके सिसकते हृदय की आवाज़ वह साफ सुन पा रहे थे, लेकिन एक दूसरे को संतावना देने के अलावा और कुछ नहीं बचा था उनके पास। इतने में उनकी विचार की श्रृंखला भंग करते हुए दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने बेटी और दामाद जी खड़े हैं। अपनी बेबसी को दिल में किसी कोने में छुपाकर सुशीला जी ने उन्हें अंदर ले आई। माँ, बाबूजी कहीं दिख नहीं रहे हैं, कहीं गए हैं क्या? हाँ, ओल्ड एज होम गए हैं, यह पता करने की हम लोग वहाँ रह पाएंगे या नहीं। सुशीला जी ने बहुत गहरी सांस लेकर भारी मन से यह बात कही।
तो उनकी बातें सुनकर बेटी जैसे अचंभित सी हो गई। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? 2 बेटे और 1 बेटी के रहते हुए इस बुढ़ापे में आप ओल्ड एज होम जाएंगी? इस उम्र में जब आपको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है, बच्चों का सहारा चाहिए, तो आप लोग ओल्ड एज होम जाने की तैयारी कर रहे हो? हाँ, सही कहा तुमने। 2 बेटे, पर वो बेटे अब अपने कहाँ? सुशीला जी ने सारी बात अपनी बेटी से और दामाद के सामने स्पष्ट रूप से रख दी। कुछ ही समय में मनोहर लाल जी भी आ गए। माँ, आप दोनों हमारे घर चलिए। अब से आप दोनों हमारे ही साथ रहेंगे। क्या माता पिता की जिम्मेदारियाँ केवल बेटों की ही होती हैं? क्या बेटी माँ बाप को अपने साथ नहीं रख सकती? क्यों नहीं रख सकती बेटा? लेकिन हम तुझ पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहते। हम तो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं। हम चाहते हैं कि तू अपनी गृहस्थी में खुश रहे। इतना सुनकर दामाद जी बोले, इस उम्र में हम आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं माँ। मैं भी तो आप दोनों का बेटा हूँ। आप हमारे साथ चलकर रहेंगे तो हमें खुशी होगी। सुशीला जी और मनोहर जी को अपनी बेटी दामाद के विचार जानकर प्रसन्नता हुई। बेटों ने तो हमें पल में पराया कर दिया, और उधर दामाद जी हैं जो हमें अकेला छोड़ना नहीं चाहते। मन ही मन दोनों सोचने लगे। बेटी और दामाद हमदर्दी भरी नज़रों से माँ पिताजी की ओर देखने लगे और उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे थे कि मनोहर लाल जी बोले, बेटी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े, भले ही आज ही मौत अभी आ जाए। ऐसे जिंदा रहने से अच्छा है मर जाना। दामाद जी मनोहर लाल जी की बातों को समझते हुए कहने लगे, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ पिताजी। अगर आप हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहना चाहते हैं तो हम आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान किराए पर ढूंढ लेते हैं। यदि आप वहाँ पर रहेंगे तो हम आपका ख्याल अच्छे से रख पाएंगे, और फिर गीता और बच्चों का भी दिल लगा रहेगा आपके साथ। दामाद जी, मैं आपके विचार और भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा आत्म स्वाभिमान मुझे यह सब करने की इजाज़त नहीं देता। इतना कहकर मनोहर लाल जी सोच विचार में डूब गए। कुछ देर बाद अपनी पत्नी से कहने लगे, सुशीला, जो फैसला लिया है मैंने अपनी बची हुई ज़िंदगी के लिए, क्या तुम मेरे फैसले में मेरा साथ दोगी? मैंने कभी आपका साथ छोड़ा है जो आज छोड़ूंगी? तो ठीक है, हम 2 दिन बाद ही ओल्ड एज होम चले जाएंगे। जो रिटायरमेंट से पैसे मिले हैं उसे ओल्ड एज होम को ही दे देंगे। सुशीला गहरी सोच में डूब गई। बेटे के होते हुए इस उम्र में हमें ठिकाना ढूंढना पड़ रहा है। कभी अपनी किस्मत को कोसते तो कभी परवरिश को। भगवान हमें ऊपर क्यों नहीं बुला लेता? अब बचा ही क्या है इस ज़िंदगी में। अगले ही दिन बड़ा बेटा रोहन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ माता पिता के घर पहुंचा। माँ, बाबूजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। पूछेंगे नहीं, ऐसी कौन सी खुशी की बात है? यही ना कि तेरी नौकरी विदेश में लग गई है। अब तू वहीं सेटल हो जाएगा। हम सब जानते हैं। बाबूजी रोहन को अपॉइंटमेंट लेटर थमाते हुए बोले, बेटा, यह फैसला करने से पहले तूने अपने माँ बाबूजी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? सुशीला जी भारी दिल से कहने लगी। रोहन और उसकी पत्नी ये सब बातें सुनकर हैरान थे। ये आप क्या कह रहे हैं? उधर देखा तो मेज़ पर कुछ बैग पैक किए पड़े थे। ये आप लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? हमने वृद्धा आश्रम जाने की सोचा है बेटा। अब तुम स्वतंत्र हो। सुशीला जी बोले, नहीं माँ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि हम लोग आप दोनों को छोड़कर विदेश चले जाएंगे। मुझे नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का प्रस्ताव अवश्य मिला था, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है। मनोहर लाल जी हैरानी से अपने बेटे की तरफ देख रहे थे। यहाँ तक कि मैं गुड़गांव भी नहीं जा रहा हूँ।
आपकी रिटायरमेंट के बाद मैंने इसी शहर में अपना ट्रांसफ़र करवा लिया है और यहीं पर हमने मकान भी ख़रीद लिया है ताकि हम सब मिलकर यहाँ रह सकें और ये मिठाई उसी की खुशी में है। अब आप अपना बुढ़ापा अपने पोता पोती के साथ बिता सकेंगे। बेटा और बहू दोनों अपने माता पिता के चरणों में बैठ गए और बोले, हम आपकी सेवा का मौका चाहते हैं बाबूजी। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ नहीं बल्कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं। आपके स्नेह और आशीर्वाद की आवश्यकता है, देंगे ना आप? आज मनोहर लाल जी का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका था और सुशीला जी अपनी खुशी के आंसुओं को रोकने में असमर्थ थी। बेटे और बहू को उठाते हुए बोली, बेटा तुम लोगों ने निहाल कर दिया हमें। अरे चाचू आ गए। चाचू कहाँ गए थे आप? बच्चों ने अचानक बोलना शुरू किया। सामने देखा तो मोहन हाथ जोड़कर खड़ा था। बेटा तुम, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। आप सही कहते थे कि अंजू मुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है। मैं तो उससे शादी करने के लिए जा रहा था कि रह रहकर मेरे कानों में आपके शब्द गूंजने लगे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं शादी करूँगा तो आपके पसंद की लड़की से। देर आए दुरुस्त आए। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इतना ही बहुत है हमारे लिए। कहते हुए माँ बाबूजी ने मोहन को गले लगाया। क्या बात है दादाजी, एक सेल्फी तो बनती है। हाथ में मोबाइल लेते हुए बच्चों ने कहा। आज पूरा परिवार एक साथ हंसी ठहाके लगा रहा था और सुशीला जी ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी। माँ बाप बरगद का वह विशाल वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे महफूज रहते हैं। एक माँ बाप ही हैं जिन्हें आपकी तरक्की पर खुशी होती है। आज आप जो भी हैं उसके पीछे इन्हीं लोगों का त्याग है। आप अचानक बड़े नहीं हो गए। आपको बड़ा करने में माँ ने अपने जिस्म को सुखाया है। बूढ़े बाप ने कड़कती धूप में अपने शरीर को तपाया है। जिस पेड़ ने बचपन में अपनी छाँव दी, उनके पत्ते सूखने मत दीजिए। उन्हें भी अपने स्नेह और प्यार की खाद दीजिए। मधुर वाणी और व्यवहार रूपी पानी से सींचते रहिए, क्योंकि जब छाया देने वाला वृक्ष ही नहीं रहता तो आंगन में धूप आने लगती है। अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।